कहीं शराब माफियाओं से साठगांठ। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। रोज बरामद हो रही शराब। डीजीपी ने भी मानी बात। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं दे सकता। अब जन जन की एक पुकार, शराबी शराब छोड़ो, पुलिस होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शराबबंदी बिहार के लिए एक ऐसा शब्द जिस पर सियासत भी होती है, दावे भी किए जाते हैं और सवाल भी उठाए जाते हैं। और सीएम नीतीश कुमार तो बिहार में शराबबंदी अभियान को पूरे देश का रोल मॉडल बताते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब अवैध शराब जब्त नहीं हो रहा हो। पुलिस सीएम नीतीश कुमार की हिदायत के बाद भी अपने अपने इलाके में शराबबंदी लागू करवाने में पूरी तरह से फेल है। और अब बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे भी इस बात को मान रहे हैं। डीजीपी ने साफ कहा है कि अगर थानेदार चालें तो एक भी बोतल शराब की बिक्री नहीं होगी। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। यही ना, बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। ये लोग जैसे जी रहा है वैसे ही जिएंगे कल के बाद, और उसके बाद इसका हिसाब लेंगे। अब आपके पास अगर जो इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद ही आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो ये गए रखिए ना। सही बात कर रहे हैं। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं दे सकता। मतलब साफ है कि शराबबंदी के 3 साल 10 महीने बाद बिहार के डीजीपी ने मान ही लिया कि शराबबंदी वाले सूबे में शराब को रोकने में बिहार पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं, और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। और थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। कौन बेचने वाला है, कौन पीने वाला है, कौन शराबबंदी को शह देने वाला है, ये तो अब दूर की कौड़ी है। यहाँ तो खुद पुलिस ही शराब गटक रही है, शराब बेचवा रही है और जेब गर्म कर रही है। यकीन न हो तो बेगूसराय से आई इस वायरल वीडियो को देख और सुन लीजिए। 10,000 का महीना देगा तब बेचता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, 25,000 को करे लग, लेकिन सच को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अब तो डीजीपी ने भी मान लिया है। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। एक बोतल दारू नहीं दे सकता। तो शराबबंदी को लेकर सवाल पहले से उठते रहे हैं, लेकिन अब डीजीपी के बयान से भी कई सवाल पैदा हो गए हैं। सवाल यह है कि थानेदार के संरक्षण में शराब की बिक्री हो रही है तो एसपी क्या कर रहे हैं? क्या शराब के धंधे में नीचे से ऊपर तक सभी शामिल हैं? और आखिर बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी लाचार क्यों हैं? यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या पुलिस वाले ही सीएम के मिशन शराबबंदी को फेल कर रहे हैं? तो न्यूज 18 सवाल उठा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के शराबबंदी को पुलिस वाले फेल कर रहे हैं? क्योंकि अब पुलिस के मुखिया ने ही सवाल उठा दिया है। क्या सीएम के सपने को पुलिस वाले ही पलीता लगा रहे हैं? अगर थानेदार शराब बिचवा रहे हैं तो एसपी साहब जो जिले में बैठे रहते हैं वो क्या कर रहे हैं? बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी आखिर लाचार क्यों हैं और क्यों इस तरीके से बयान दे रहे हैं? अगर उनकी जानकारी में है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के शह पर ही शराब बेची जा रही है तो आखिर उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। हालांकि बिहार में जिस तरीके से लगातार शराबबंदी के दौरान भी शराब की बड़ी बड़ी खेप जब्त होती है, उसके बाद सवाल उठते रहे हैं और सवाल अब भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी साहब ने यह बयान दिया है और डीजीपी साहब ने भी यह बात मानी है कि अगर पुलिस वाले चाह दें
तो पूरे बिहार में एक बोतल शराब नहीं बेची जाएगी। उस बयान के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल यही है जो लगातार हम उठा रहे हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाकर ये एक उपलब्धि के तौर पर रखते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी को कर दिखाया, लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसा दिन नहीं होता जब इस तरीके की खबरें नहीं आती कि यहां से शराब जब्ती की गई या यहां पर शराब पीते हुए लोग पकड़े गए। और तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जब शराबबंदी को लेकर तस्वीरें आती हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर विवेक विशाल जुड़ेंगे जो संचालक है नशा मुक्ति केंद्र से। शिवचंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दानिश रिजवान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय आलोक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ फोन पर मोतिहारी से रुपेश प्रजापति जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं और डीजीपी इस तरीके से बयान अगर दे रहे हैं कि पुलिस वाले चाह दें तो शराब की बिक्री नहीं होगी, सवाल यही है कि पूरी तरह से सवालों के घेरे में पुलिस महकमा ही है। हाँ, इसमें पुलिस महकमा पूरी तरह से मिली हुई है। प्रशासन के निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं इसमें पूरा मिले हुए हैं। उनसे मिल के ही शराबबंदी पूरे बिहार में अभी तक पूरी लागू नहीं हो पाई है। इसमें प्रशासन के निचले स्तर पर सभी अधिकारी मिले हुए हैं। यदि सरकार इसमें बड़ी कार्रवाई करती है तो बहुत बड़ा फायदा होगा और शराबबंदी पर पूर्ण रूप से बहुत बड़ा रुकावट लग सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। मोतिहारी से रुपेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि जब वो अपने सवाल को रखें या जब वो अपनी बातों को रखना चाहें तो वो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करें ताकि उनकी आवाज हम तक पहुंच सके। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले शिवचंद्र सिंह हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उनका रुख करेंगे। शिवचंद्र जी, जिस तरीके से यहां पर डीजीपी ने बयान दिया है, यह बात कहा जाता है कि पुलिस अगर वाकई चाले तो मंदिर या मस्जिद के बाहर से एक चप्पल तक कोई उठाकर नहीं लेकर जा सकता। और यहां पर अब मिसाल शराबबंदी के दौरान दी गई है कि अगर पुलिस वाले चालें तो शराब का एक बोतल नहीं बिक्री होगा। तो क्या यह माना जाए कि वाकई कहीं ना कहीं पुलिस के शह पर ही शराबबंदी के दौरान भी शराब बेची जा रही है या मिल रही है? मैं डीजीपी साहब की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने रात में सुन रहा था टीवी पर उनका स्टेटमेंट, ही हैज गिवन वेरी रेलिवेंट स्टेटमेंट, एकदम सही बात उन्होंने कही है। और मैं आपको बता देता हूं, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, शहर में हैं भले ही अलग बात है। शायद ही कोई ये सरकार जो दावे कर ले, लेकिन कहीं पाबंदी नहीं हुई। अब स्थिति यह है कि जो लोग गांव से खरीदने जाते थे 10 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर कहीं बाजार से, नाउ दे आर गेटिंग डिलीवरी एट देयर होम डिलीवरी हो रही है। और इतने व्यापक पैमाने पर हो रही है कि वो आता है गांव में दे जाता है, कहता आज नहीं पैसा, तो जानता है कि रहने वाला है उस गांव का, आज न कल पैसा दे देगा, चला जाता है, हेवी डिलीवरी देके जाता है कि ठीक है आप एंजॉय कीजिए, हम दूसरे दिन आके आपसे पैसा ले लेंगे। तो ये जब तक लोकल तंत्र, चाहे वो एक्साइज वाला हो पुलिस वाला हो, इन दोनों की जिम्मेवारी है। एक्साइज वाले की पहले जिम्मेवारी बनती है। हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, पूर्णिया से हमारे साथ एक सज्जाद साहब जुड़े हुए हैं। सज्जाद जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक रिटायरमेंट कर्मी हैं और हम ऑन बेड हैं। आज रात की घटना है कि हमारा लड़का शराब पी के आया और हमसे बदतमीजी किया, हॉल नाइट, हमको हार्ट अटैक हो जाता। ये पुलिस वाले सिर्फ मुख दर्शक हैं, जबकि एक बार एसपी साहब अपना फोन नंबर दिए थे, हमने कांटेक्ट किया था, उसके बावजूद भी हमने बताया था कि फलां जगह घड़े से शराब लोग पी के हमारे घर के सामने चलते हैं, समझे, और उसके बाद उस पर कोई रोक नहीं हो रही है।
चलिए शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा सवाल उठाया और इसका जवाब हम अजय आलोक से लेंगे। अजय आलोक, आपने सुना एक दर्शक भी अब मान रहा है कि उसके घर पर उसका बेटा शराब पीकर आता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके घर के बाहर लोग शराबबंदी के दौरान हंगामा करते हैं शराब पीकर। ऐसे में कैसे सरकार दावा कर सकती है कि पूर्ण शराबबंदी है? देखिए, आप शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य पहले समझिए। एक कानून बनाने से ऐसा नहीं होता है कि उस कानून का उल्लंघन नहीं होता है। मर्डर पे कानून है लेकिन तब भी मर्डर होते हैं, रेप पे कानून है तब भी रेप होते हैं, अपहरण पे कानून है तब भी अपहरण होता है। लेकिन प्रयास क्या रहता है कि उस कानून को प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकें। पुलिस प्रशासन का यही काम रहता है। जब प्रशासन की मिली भगत होती है तो बहुत लोग छूटते हैं, बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं, जिसको हम लोग सिस्टम का लूप होल्स कहते हैं। सरकार की मंशा क्या थी शराबबंदी लागू करने के पीछे? सरकार की मंशा उन लोगों की नहीं थी। आज जो ये आप शराब की बात कर रहे हैं, तो ये शराब आज की तारीख में जिसको भी मिल रही है वो 2 गुनी 3 गुनी कीमत पे मिल रही है। जो होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो ये 2 गुनी 3 गुनी कीमत कौन देगा? जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संबल लोग हैं, वो लोग दे रहे हैं। सरकार का शराबबंदी का उद्देश्य क्या था कि गरीब और पिछड़े तबके, जिनकी एवरेज इनकम 200 रुपया 300 रुपया पर डे की थी, 400 रुपया पर डे की थी, वो अपने पैसे को शराब में खर्च ना करें और वो पैसा बचे। तो आज हम उस मकसद में तो कामयाब हो गए हैं। आज हमारे गरीबी रेखा से नीचे रखने वाले लोग शराब का सेवन कम से कम कर रहे हैं या ना के बराबर कर रहे हैं और उनके घर में खुशियां लौट रही हैं। तो सरकार का तो ये मकसद था। तो बताइए, सरकार अपने इस मकसद में लेकिन अगर डीजीपी साहब खुद मान रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था भी तो सरकार ही संभालेगी। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। शराबबंदी का फेज 1 फेज 2 पे है। पहले फेज 1 तो खत्म करें कि शराबबंदी के प्रति सरकार की सोच क्या थी। सरकार की सोच सिर्फ गरीब तबके और पिछड़े तबके और आर्थिक रूप से विफल तबकों की तरफ थी, जो अपना पैसा शराब में बर्बाद करते थे। आज उनका पैसा बच रहा है, आज उनकी जिंदगी संवर रही है। चलिए अजय आलोक जी हमारे साथ, हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका पहले रुख कर लेते हैं। सुनील कुमार सिंह कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, कहिए अपनी बात। हर घर है सर, ये डीजीपी साहब जो बोल रहे हैं वो दम सही बोल रहे हैं, बाकी इसमें तो नेता लोग इंटरफेयर किए, उन्हीं का आदमी शराब सप्लाई करता है जी, उन्हीं का आदमी सप्लाई करता है। मैंने कंप्लेन किया था कि मेरे गांव में शराब बिकता है, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। उल्टे में मेरे घर वाले को धमकी दिया जाता है, माने कि वो हमारे गांव में लोग बोलता है कि कहोगे तो तुम्हारे घर वाले को भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए फोन मत करो वहां से। किस गांव की बात है, किस जगह की घटना है, आप बताएं ताकि अगर पुलिस महकमे के अधिकारी सुन रहे हो तो इस पर कुछ कार्रवाई हो। गारखा में हम कंप्लेन किए हुए थे सर, आप वहां के कंप्लेन रजिस्टर में देख सकते हैं। जी, बाकी इसमें तो बहुत बड़ा आदमी जुटा हुआ है, पुलिस प्रशासन के साथ साथ बड़ा आदमी इसमें लगा हुआ है, जिसके चलते शराबबंदी नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी सपना सही था, अब बहुत अच्छा काम था, बाकी लगता है कि इसमें बहुत तरह के लोग हैं जिसके चलते नहीं सफल हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूंकि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और उनको हम अपने दर्शकों की बातों को हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय आलोक जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। जनता सराह रही है कि सरकार का यह सपना है, लेकिन यह मान रही है कि कमी है और शायद मिली भगत से, यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है दर्शकों के जरिए कि नेताओं की मिली भगत से शराब को बेचा जा रहा है। देखिए, मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं करता हूं। जब डीजीपी साहब खुद कह रहे हैं कि पुलिस चाह जाएगी तो बिल्कुल शराबबंदी सफल हो जाएगी, और इसका यही कारण भी है कि सरकार की तरफ से 73 पुलिसकर्मी अभी तक अपनी नौकरी खो चुके हैं, जेल में हैं पुलिसकर्मी जो भी शराब माफियाओं से मिले हुए थे। 1 लाख से ऊपर एफआईआर हो चुका है। 1.5 से लगभग 1.5 पौने 2 लाख लोग जेल में बंद हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रभावी नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कानून है, टूटेगा, उस पर अंकुश रखना सरकार का काम है। कानून को सिर्फ लागू कर देना सरकार का, लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, नागरिकों का अपना दायित्व होता है। नागरिकों को भी यह जागरूकता फैलानी होगी, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती चली जाएगी और यह सफल हो जाएगा। एक दिन में कोई चीज, एक दिन में चमत्कार नहीं होता। चलिए जागरूकता की बात अगर करते हैं, डॉक्टर विवेक विशाल आपका रुख करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र आप चलाते हैं, वाकई जागरूकता की कमी है और किस तरीके से जागरूक किया जाए, किस तरीके से जागरूक सरकार करे लोगों को ताकि शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो? एक बात मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि शराब के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम जो आ रहा है उसकी तरफ किसी का भी नजर नहीं है, विच इज कॉल्ड स्विच ओवर डिपेंडेंस। शराब में डेफिनेटली काफ़ी कमी आई है, क्योंकि हमारे सेंटर पे भी
मैं देख रहा हूं कि पहले जितने शराब के पेशेंट्स आते थे उसमें काफ़ी कमी आई है। करीब मैं कहूँगा कि 80% कम लोग आ रहे हैं शराब के जो आदी हैं। लेकिन अभी संख्या बढ़ गई है स्मैक लेने वालों की, गांजा लेने वालों की। इस पे किसी का ध्यान नहीं है और जागरूकता की तो कमी है ही, काफ़ी कमी है। चलिए, क्योंकि हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो शराब पीने का जो लत है वो भी एक बीमारी है और उस बीमारी को भी इलाज की ज़रूरत है। यदि इलाज नहीं करेंगे उसका और उसके पीछे किस वजह से वो शराब पी रहा है, पीयर प्रेशर है या फिर कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है उसको या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली लाइफ है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आज आप शराब बंद कर रहे हैं, कल, क्योंकि मैं कुछ साल बांग्लादेश में भी काम किया हूं और वहां शराब बिल्कुल बैन है, लेकिन 80% लोग वहां पे आप देखेंगे कि गांजा ले रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, यानी कि नशे के दूसरे साधन ढूंढ लेते हैं। चलिए दानिश रिजवान, आपका रुख करेंगे। एक तरफ शराबबंदी की बात कही जाती है और तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं ताकि शराब से जो नुकसान लोगों को हो रहा है वो कम किया जा सके, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि शराब को संजीवनी की तरह दिया जाए। तो ऐसे में कैसे संभव होगा शराबबंदी? तो बहुत साफ है और मुझे लगता है कि मेरी बात को और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी की बातों को भी अजय आलोक साहब ने एक्सेप्ट किया कि शराबबंदी मूल तौर पे गरीब, वंचित, दलित, ओबीसी के लिए कानून बनाया गया है। फॉरवर्डों के लिए कोई कानून नहीं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए कानून बनाया गया है और उसमें सरकार सफल हो रही है। अजय आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकारी आंकड़ा भी बताता है, सरकारी आंकड़ा बताता है कि शराबबंदी कानून में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 68% दलित और आदिवासी है और 23% ओबीसी के लोग है, मात्र 8% स्वर्ण तबके के लोग हैं। यह सरकार का डाटा कहता है। मतलब साफ है कि दलित और पिछड़े आदिवासियों को परेशान करने के लिए, उनको तंग तबाह करने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए सरकार ने यह कानून बनाया। और हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर आपसे राज्य नहीं संभल रहा है, आपसे शराब नहीं रुक रहा है, तो सिर्फ दलित ही क्यों पकड़े जाएंगे, सिर्फ ओबीसी के लोग क्यों पकड़े जाएंगे? अगर हिम्मत है तो अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं, नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं? मैं कल परसों की आपको एक घटना बता रहा हूं। बिहार सरकार का एक आईएएस ऑफिसर जो साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, वो शराब पी रहा था, गाड़ी के अंदर पी रहा था और मैंने दानापुर थाने को 3 बार फोन करके सूचना दिया कि गाड़ी नंबर 100 में बिहार सरकार का एक आईएएस संजीव कुमार शराब पी रहा है, गाड़ी को सड़क के किनारे लगा करके। और आधे घंटे तक मैं थाने का इंतजार करता रहा, लेकिन एक सिपाही तक नहीं पहुंचा और वो आराम से पी करके चला गया। चलिए अजय आलोक से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। दानिश रिजवान, अजय आलोक के पास आएंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी कहिए अपनी बात, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी आपका हम चैनल देख रहे हैं, अभी ये न्यूज 18 का चैनल देख रहे हैं। अभी बोल रहे थे, अजय लोग बोल रहे थे, जेडीयू के नेता जो है ना जी, बोल रहे हैं गरीब लोग मतलब कि है सो अति हो गया है, उसका जो रोकना चाह रहे थे उसमें सफल हो गए हैं। तो अभी इस स्थिति में देखिए गरीब लोग क्या दारू पीता, शराब का सेवन कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। गरीब ही लोग ज्यादा मतलब इन्वॉल्व है और बनाने वाला भी गरीब ही है और पीने वाला भी गरीब ही है। अभी जहानाबाद में पुलिस परसों दिन पुलिस आई, खाना पूर्ति कर करके चली गई यहाँ से लौट करके। तो वीरेंद्र जी आप क्या ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों में जागरूकता की कमी है? नहीं, गरीब लोग में जागरूकता नहीं, उसका एक ये धंधा बन गया है। जब से बंद हुई है ना, शराबबंदी बंद हुआ है, तब से गरीब लोगों में मतलब कि एकदम खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है, व्यवसाय ही चल रहा है, समझे कि नहीं जी। और उसका ही मतलब कि वो समझिए बिजनेस बन गया। प्रशासन है तो वो बिजनेस का मतलब कि वो माध्यम हो गया कमाने का जी, समझे कि नहीं। और जो कहा जा रहा है ना पुलिस प्रशासन, वो 100% मतलब कि एकदम फेल्योर है और इसमें तो एकदम सरकार बिल्कुल फेल है। चलिए इसका जवाब अजय आलोक से ले लेते हैं। अजय आलोक जी, सवाल दानिश रिजवान ने भी उठाया कि जो बड़े अधिकारी हैं या इस तरह के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो बड़े लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और दूसरा, हमारे एक दर्शक भी कह रहे हैं कि गरीब लोगों ने इसे रोजगार के तौर पर भी अपना लिया है। तो इन तमाम चीजों से कैसे आखिर निपटा जाए, ये तो तय सरकार करेगी। देखिए मल्टी लेवल उपाय कर रहे हैं अलीम साहब, मल्टी लेवल उपाय कर रहे हैं। जो ताड़ी बेचने वाले थे उनके लिए हमने नीरा की व्यवस्था करवाई, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से सारी काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक कानून बना देने से कानून को लागू करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है,
ये पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। और हमारे समाज में ऐसे ऐसे महान नेता हैं जो दानिश रिजवान के नेता हैं जो कहते हैं कि शराब को संजीवनी की तरफ पियो, रोज रात में थोड़ा थोड़ा पियोगे तो सुबह बड़ी अच्छी नींद आएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, रात में सुबह तरोताजा होकर उठोगे। तो ऐसे ऐसे नेता भी हैं, ऐसे ऐसे नियोग भी हैं। अजय आलोक जी आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक और हमारे साथ शेखपुरा से जुड़ चुके हैं, अक्षय। अक्षय जी बताइए क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरा यह कहना है सर कि जदयू के जो अभी महोदय जी आपके टीवी पर हैं जी, उनका जो दांत है देखने में बहुत साफ लगता है, लेकिन जदयू के प्रवक्ता नीरज जी और संजय जी का दांत देखने से ही लगता है। लेकिन अक्षय जी देखिए, आप सवाल आपको एक बात बता दूं कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप शराब पीना चाहते हैं, सरकार आपको नहीं कह रही है कि आप जाकर नहीं, शराब की बात जी नहीं हम कर रहे हैं सर। नहीं, आपसे एक चीज मैं ये कहूंगा कि आप व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं। आप अगर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो उठाएं। सर सिस्टम पे ही आरोप उठा रहे हैं। इन लोग का दांत देख के देखा जाए कि ये लोग माने खैनी खाते हैं चाहे। चलिए यहाँ पर मैं एक चीज ये कहूंगा कि सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं, सिस्टम पर आप सवाल उठाएं, किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की तरह ना करें। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। और शिवचंद्र जी, कमी आखिर कहां है? क्योंकि ये अक्सर शिकायत आती है कि बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाता, तो क्या पुलिस में इच्छा शक्ति की कमी है या फिर किसी तरह का दबाव में काम करती है? अलीम भाई अजय आलोक जी ने दबाव में नहीं काम करते। काम करने वाला पदाधिकारी चाहिए, कोई दबाव नहीं होता है। और जब आप सही काम करेंगे तो कोई सीनियर अफसर भी जल्द ये नहीं कहेगा कि आप ये काम नहीं कीजिए। वो विल पावर की कमी है नीचे वाले की। दूसरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो कहता हूं कि मैं अपने गांव के थाने की बात, मैं थाना नहीं बताऊंगा नाम आपका, वो जो थाने में जो शराब जब्त होती है वो शराब चौकीदार और जमदार जाके बेचता है। लेकिन शिवचंद्र जी, सवाल यह है कि जब पुलिस के बड़े अधिकारी जानते हैं कि कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो पुलिस कर्मी हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते हैं? खुद क्यों नहीं निकलते हैं फील्ड में और जानकारी लेते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कहां कुछ गड़बड़ी हो रही है? हाँ, गांव में जनता दरबार लगा के उनको लेना चाहिए इसका ज्ञान, इसकी जानकारी लेना गांव में, या थाना ही पर जनता दरबार या थाने से अलग कहीं लगावे। चलिए दानिश रिजवान आपके पास भी लौटेंगे और शिवचंद्र जी आपसे भी इसका जवाब लेंगे। हर्ष झा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। हर्ष जी कहिए अपनी बात। जी, मेरा सवाल आलोक जी से है कि आपकी सरकार प्रशासन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बिना प्रशासन का कोई भी कानून विफल हो जाता है, तो प्रशासन पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? प्रशासन को टाइट करेंगे तभी ना बिहार में कुछ हो सकता है। ठीक है हर्ष जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, हर कोई सवाल प्रशासन पर उठा रहा है, सरकार की मंशा को सब कोई सराह रहा है कि सरकार की मंशा बेहतर है और इसका फायदा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं। तो प्रशासन पर आखिर सरकार क्यों नहीं लगाम लगाती या उस पर क्यों नहीं अपना एक सख्त रुख अपनाती कि शराबबंदी को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके? अलीम जी, बिल्कुल आपके दर्शक का सवाल बिल्कुल ठीक है और मैं उनके सवाल की बहुत इज्जत करता हूं। ये सच्चाई है कि प्रशासन की मिली भगत है और डीजीपी साहब खुद ही कहते हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस चाह जाएगी तो बिल्कुल शराबबंदी इफेक्टिव लागू हो जाएगा। उसी क्रम के तहत 73 पुलिस वालों कर्मी की नौकरी जा चुकी है, 1 लाख से ऊपर FIR हो चुका है। हम भी, जो प्रशासन भी है वो भी आदमी है, उसमें अगर कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं जिनकी मंशा पैसे कमाने की है, माल बनाने की है, माफियाओं से साठगांठ करने की है, तो ऐसे लोग को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे मैंने फिर कहा कि एक दिन नहीं है कि जादू का डंडा घुमाया और सब कुछ लागू हो जाएगा। ये एक सतत प्रयास है, लगातार लगे रहना होगा और वही लगे रहने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारा प्रशासन और उनकी टीम सतत लगी हुई है, लगातार लगी हुई है, मॉनिटरिंग हो रही है, तब भी कमियां निकलती हैं। इसी को तो हम सिस्टम कहते हैं। जहां पे धंधा करने वाले इस सिस्टम का लूप होल्स निकालते हैं, हमारा काम है कि उस लूप होल्स को बार बार समय आने तक उसको बंद करते जाना और धीरे धीरे ये काम एक दिन में नहीं होगा। बिल्कुल, ये फैलने में सिस्टम है और सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। राजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपालगंज से, हमारे दर्शक। राजीव जी अपनी बात कहिए। हेलो जी राजीव जी। जी सर, मैं जदयू के नेता अजय आलोक से पूछना चाहता हूँ जी कि अगर नीतीश जी का ये जो फॉर्मूला लगा हुआ शराबबंदी जी, अगर इस पे सही तरीके से अगर अंकुश नहीं लगा सकते हैं जी, तो फिर इसको बंद करने का क्या फायदा है? ऐसे भी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है और आप जब इसको सही तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं
तो फिर इसको आप क्या फायदा है? लेकिन राजू जी एक बात बताइए, अगर कोई बीमारी किसी इंसान को होती है तो अगर उसका वो बीमारी सही से ठीक नहीं हो रही तो क्या दवा खाना ही छोड़ दें? नहीं सर, वो सही बात नहीं, प्रशासन को भी तो टाइट करना चाहिए ना। चलिए, इसको तो मान रहे हैं राजू जी, अजय आलोक भी मान रहे हैं कि प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है। हम लौटेंगे, हमारे साथ दानिश रिजवान काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश जी। अलीम भाई, अभी अजय आलोक साहब ने कहा कि जीतन राम मांझी जी, कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पीजिए। देखिए उसके उनके कहने की वजह क्या है। 4 दिन पहले खगड़िया में एक दलित जहरीली शराब पीने से उनका डेथ हो गया। सरकार की तरफ से था कि अगर किसी जिले में जहरीली शराब से कोई मरेगा तो डीएम और एसपी पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि एक आईएएस ऑफिसर सड़क के किनारे गाड़ी में बैठ के शराब पी रहा था, थाने को फोन करने के बाद में भी थाना नहीं पहुंचता है। ये कानून किसके लिए बनाया है? आपने गरीबों के लिए बनाया है? एक बात का जवाब आप मुझे दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। एक बात मुझे आप बताइए कि आप अपने नेता को, आप अपने जो नेता हैं आपके, उनको कहते हैं कि वो गरीबों के, दलितों के मसीहा हैं, तो आपके मसीहा ये क्यों नहीं कहते हैं जाकर कि शराब मत पियो? क्यों नहीं जागरूक करते हैं उन दलितों को कि शराब गलत चीज है? ये क्यों मैसेज दिया जाता है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कि शराब को अलाउ कर देना चाहिए, थोड़ी बहुत छूट होना चाहिए? ऐसे में कैसे आप ये शराबबंदी का सपना पूरा करें? जवाब दे लेने दीजिए, लंबा सवाल है, जवाब दे लेने। अलीम अतर साहब, एक चीज मुझे बताइए, जीतन राम मांझी ने पिछले 3 साल तक लगातार कहा कि आप शराब मत पीजिए, लेकिन जब जहरीली शराब मार्केट में अवेलेबल है तो फिर वो क्या कहेंगे कि अरे लीगल ही कर दीजिए, कम से कम जहरीली शराब तो लोगों को नहीं पीना पड़ेगा, मरना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी एक बयान नहीं सुना, जीतन राम मांझी का कभी एक बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने मैसेज दिया हो कि शराब मत पियो। अलीम, आपको तब नहीं मालूम है कि शराबबंदी के खिलाफ ह्यूमन चेन बना था, तो जीतन राम मांझी जी भी ह्यूमन चेन में शामिल हुए थे। हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं, लेकिन मार्केट में जो जहरीली शराब बिक रही है, उससे जो लोग मर रहे हैं, उसके बारे में हमारी चिंता है। आप गरीब मरेंगे। और मुझे एक चीज अलीम बताइए, 73 लोगों का छाती। चलिए, नीरज कुमार हमारे साथ एक औरंगाबाद से दर्शक जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कहिए अपनी बात। जी सर, हम बोल रहे हैं अजय आलोक जी से। मेरा प्रश्न है सर कि बिहार में जो प्रशासनिक तंत्र की जो विफलता है, इसके लिए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है क्या सर? चलिए, इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, सीधा सवाल आप ही से है, क्योंकि आपके पार्टी की सरकार है और आपको लोग ये समझ रहे हैं कि आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहां बैठे हुए हैं। देखिए, सिंपल बात है अलीम जी, जब सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, मुख्यमंत्री की भी बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन यह कहना कि बिहार का प्रशासनिक तंत्र फेल हो गया है, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? 80 लाख लीटर शराब हम पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। 73 पुलिस वालों की नौकरी जा चुकी है। 1.5 लाख लोग जेल की यात्रा करके लौट चुके हैं, सुधर चुके हैं। 1 लाख से ऊपर FIR हो चुका है। और आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता हो गई। कहां से विफलता हो गई साहब? अरे सारे कानून बने हुए हैं। क्या गांव में चोरी या शहर में चोरी होना रुक जाता है? लेकिन चोर पकड़े जाते हैं। क्रिमिनल्स होते हैं। क्या आपको पकड़ना पड़ रहा है? राम राज्य नहीं होता है कहीं पे भी। क्या राम राज्य कहीं नहीं होता है? एक मिनट दानिश जी, आप तो बोलिए मत यार, आप तो जाइए, थोड़ी थोड़ी पी के सो जाइए रात में, ठीक है ना, अपने नेता के साथ। देखिए, ऐसा आपने अपने नेता के साथ थोड़ी थोड़ी पी के सो जाइए। आप जैसे लोगों के कारण नहीं, शराबबंदी का जो विफलता हो रहा है ना, जो विफलता हो रही है, उसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। पकड़े जाते हैं आप लोग, सिपाही और दरोगा को पकड़ के छाती पीटते हैं, तब आप ऐसे नेता के साथ बने हुए हैं। आपके रिलीजन में शराब नहीं है और आप ऐसे नेता के साथ बने हुए हैं और उस नेता को डिफेंड कर रहे हैं। क्यों भी छापेमारी कीजिए ना, गरीबों को पकड़ते हैं, आप दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, दानिश रिजवान और अजय आलोक आपके पास हम लौटेंगे। विवेक विशाल जी, एक बात यह भी है कि शराबबंदी है और शराब नहीं पीने की सरकार लगातार लोगों से अपील भी करती है, कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन शराब बरामदगी का जो सिलसिला है वो नहीं रुकता। बरामद भी होते हैं और लगातार पकड़े जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? बहुत बड़ा संगठित गिरोह है। नहीं, वो तो मैं बोलिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी शराब का आदी है तो उस हेलो जी विवेक जी, हाँ, यदि जो भी शराब का आदी है उसको अचानक यदि शराब छुड़वा दिया जाए, उसको नहीं मिले, तो कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें डेवलप करता है, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें हाथ कांपना, नींद नहीं आना, गुस्सा होना, और एक और सीरियस कंडीशन होती है जिसको डिलीरियम ट्रीमेंस बोलते हैं। तो उसमें समुचित इलाज ज़रूरी होता है। यदि वो इलाज नहीं हो
तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो या तो इलाज की सही व्यवस्था हो, हर जगह अवेयरनेस कैंप लगे जिसमें बताया जाए कि नहीं ये शराब छोड़ने के बाद ये प्रॉब्लम होता है, तो कृपया यहाँ संपर्क करें। विवेक जी आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ संतोष, एक हमारे दर्शक समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। संतोष जी। माननीय जो हमारे जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की है एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि देश के जो युवा हैं जो दारू बेचते हैं उनकी कमाई 100 रुपए से बढ़ के 800 रुपए हो गई है। क्या ये अजय आलोक जी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से घूसखोरी थाने में हो रही है, पैसे पहुंच रहे हैं एसपी तक, क्या ये सही है? इसका जरा जवाब आलोक जी दे सकते हैं। मैं विद्यापति प्रखंड की सरारंजन विधानसभा की बात कर रहा हूं जहां से विजय कुमार चौधरी माननीय स्पीकर हैं। आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहूंगा अजय आलोक जी। चलिए संतोष कुमार झा जी, इसका जवाब सीधे अजय आलोक जी से ही लेंगे। अजय आलोक जी। संतोष जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि सीधे एसपी के पास पैसे पहुंच रहे हैं, तो कोई सबूत है आपके पास? अगर ऐसा कोई सबूत है तो उसको विजिलेंस या सीबीआई को दे दीजिए, ऐसे एसपीओं पे भी कार्रवाई होगी। होती नहीं है क्या? बिहार में कौन बचा है कार्रवाई से? दूसरी बात, एक युवा जो 100 रुपए का कमाई अपने 800 रुपए कमा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि युवा बॉटल लेगिंग कर रहे हैं या कुरियर बन गए हैं, ऐसे युवाओं की संख्या कितनी है? और क्या समाज में क्राइम करने वाले को कभी आप रोक पाते हैं? तो ये किसी सरकार का दायित्व है या ये समाज का भी दायित्व है? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे अगर युवा काम कर रहे हैं तो या तो उनको समझाएं या उनकी रिपोर्टिंग पुलिस से करें? अगर आपका लोकल थाना नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, तो पटना में भी जगह है, तो क्या एक नागरिक की तरह आपका ये दायित्व नहीं बनता? इसी को तो हम जागरूकता कहते हैं। शराब पी रहा है, शिकायत करने पे आपकी पुलिस नहीं पहुंचती है। एक आईएएस ऑफिसर शराब पी रहा है, यार आप कहां से बीच में घुस गए भाई? दानिश रिजवान, आईएएस ऑफिसर दानिश रिजवान, क्या आप लगातार दानिश रिजवान आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, आपने क्या इसकी शिकायत की थी? आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ था? आप ऊपर तक गए, आप एक नेता हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है अली मतर साहब जी, मेरे पास बोलिए, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता हूं आपको। क्या मैंने शिकायत करी और उनकी पुलिस नहीं पहुंची? शिकायत किया? मैंने शिकायत किया, रिकॉर्डेड है, वॉइस रिकॉर्डेड है अजय आलोक जी, वॉइस रिकॉर्डेड है। शिकायत होती है फोन पे? क्या बात कर रहे हैं? फोन पे शिकायत होती है तो क्या कैसे शिकायत होगा? चिट्ठी पत्री है, अगर कोई सामने कोई अपराध कर रहा है, जिम्मेदार व्यक्ति है, तो मैं फोन पर ही सूचित करूंगा। एक आईएएस अधिकारी का नाम लेके आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने एक बोला आपको। एक आईएएस अधिकारी का नाम लेके आप आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, तो जाइए ना, प्रूफ के साथ उसको विजिलेंस में दे दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। के साथ थाने को लिख के दिया, थाने। चलिए इसका उपाय शिवचंद्र सिंह जी से जान लेते हैं, चूंकि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। शिवचंद्र जी, जिस तरीके का आरोप यहां पर दानिश रिजवान लगा रहे हैं, इस तरह के आरोपों में क्या कुछ पुलिस कर सकती है और किस तरीके से ये आगे जाए, जरा इनका मार्गदर्शन कीजिए। इनका आरोप सही है। मैं भी एक आध घटना जानता हूं पटने की, कुछ बिगड़ैल लड़के लोग रोड पर गाड़ी लगा के दारू पी रहे थे, कोई पुलिस वाला आया, पकड़ा उसको एंड ही पेड सम अमाउंट, कुछ दिया, उसके बाद कहा कि ठीक, कहा कि सर हम जा रहे हैं, कहा कि नहीं नहीं तुम अपना काम कर लो, जाना, हम जा रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। दूसरा है कि बहुत बड़ा, देखिए ये धंधा में जो लगा हुआ लोग है, बहुत बड़ा संगठित गिरोह है ये, विभिन्न जगहों पर विभिन्न गिरोह सक्रिय है, और उसके जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं धंधे में, सब कैरियर हैं, कोई सरगना नहीं पकड़ाया है। सरगना पर जब तक आप हथौड़ी नहीं ठोकिएगा, तो ये सरगनाओं की क्या पहचान पुलिस को नहीं होती, जिले के एसपी को नहीं होती, बड़े अधिकारियों को नहीं होती, या फिर सब कुछ मिलीभगत से होता है? अब लीजिए, अब अगर किसी, मैं तो बोलता हूं थानेदार का फेलियर, जिस थानेदार के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर होम डिलीवरी हो रही है, क्या वो बोल सकता है कि हमारे यहां नहीं हो रहा है? चलिए शिवचंद्र जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं बेगूसराय से, हमारे एक दर्शक। सिद्धार्थ जी अपनी बात कहिए। मेरा सवाल दानिश रिजवान जी से है कि दानिश जी, आज जो चौक चौराहों पे जो महिलाएं या जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं जो घूम रहे हैं, सेफली घूम रहे हैं, कम से कम दारू तो लोग कम से कम रोड पे खड़े होके तो नहीं पी रहे, और आप जो कह रहे हैं कि एक आईएएस रोड पे खड़े होके दारू पी रहे थे गाड़ी लगा के, तो हम भी कह सकते हैं कि स्टैंड रोड में जीतन मांझी जी के घर के सामने हम आपको देखें दारू पीते हुए। ये कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी का ये बहुत ही अच्छा पहल है कि अभी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, एकदम
6 से लेकर 9 बजे ट्यूशन भी जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस प्रशासन अगर टाइट हो जाएगा तो ये शराबबंदी बहुत सफल है बिहार में। चलिए दानिश रिजवान जी, अब सवाल आपके ऊपर उठ गए कि आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं जनता, अभी तक जितने हमारे पास फोन कॉल्स आए, किसी ने शराबबंदी की बुराई नहीं की, कमियां जरूर मानी है लेकिन सब कोई तारीफ कर रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता है, सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम थाने को सूचित करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं। और सिद्धार्थ जी को अगर लगता है कि उन्होंने मुझे देखा है, लगने से नहीं होता है, फोन करिए। और मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में ये चीज रिकॉर्ड है, थानेदार से बातचीत करते हुए रिकॉर्ड है। मैं कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं चुनौती देता हूं कि सरकार मेरा CDR निकाल के चेक कर सकती है कि 10:03 रात में मैंने फोन किया था कि नहीं किया था। वो मेरे पास शब्द रिकॉर्डेड है, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास वो शब्द रिकॉर्ड है कि जो चीजें मैंने कही है। आधे घंटे इंतजार किया है मैंने, जब कोई नहीं आया है तो उसके बाद में पता लगा है कि रूपसपुर थाने को फोन करिए। देखिए, हम इस शराबबंदी के पूरी तरह से समर्थक रहे हैं, लेकिन एक चीज साफ तौर पे है कि जो कानून आपसे लागू नहीं हो पा रहा है, जब मार्केट में शराब आसानी से अवेलेबल है। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि मैंने इतना शराब पकड़ लिया। शराब आया तभी तो पकड़ा आपने, शराब आया कौन? और अगर जिले के बॉर्डर से आ रहा है तो आप माफियाओं को चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, पटना से एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आरंभ कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं अजय आलोक जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जी बोलिए सर। मेरा ये सवाल अजय आलोक जी से है कि उन्हें भी पता है कि शराब आ रही है, बिक रही है, हर एक नेता को पता है, हर एक पुलिस थाने वाले को पता है, कौन बेच रहा है, कौन कमा रहा है, सब पता है उन्हें। तो इन पे वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और बॉर्डर से जब शराब आती है तो बॉर्डर पे इनकी पुलिस करती क्या है? चलिए, सीधा सवाल अजय आलोक जी आप ही से है, और सवाल आप ही के पास लगातार आ रहे हैं और हर सवाल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं इसमें कहीं गुरेज नहीं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मिली भगत नहीं हो रही है। नहीं मिली भगत होती तो शराब आती कैसे, बिकती कैसे? सच्चाई है कि मिली भगत है, और उस मिली भगत करने वाले व्यक्ति और अधिकारियों को हम पकड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि 4 वर्ष हो गए शराबबंदी को, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 4 वर्ष को मिला दीजिए तो 1400 कुछ दिन हुए, 1 लाख से ऊपर FIR हो चुके हैं। तो कितने रोज FIR हुए? तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, तब भी धंधेबाज तो अपना धंधा करेगा ही ना। सिस्टम का काम क्या होता है कि उस पर अंकुश लगाना धीरे धीरे आएगा। मैं फिर चौथी बार कह रहा हूं, जादू का डंडा नहीं है कि घुमाया लागू हो गया। एक सतत प्रयास की आवश्यकता है, एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, समाज के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बहुत आसान है कहना कि पुलिस आई, शराब पी रहे थे, पुलिस वाले ने पैसा लिया और उसके बाद चला गया। आप साहब जान रहे थे तो आपने इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं की? क्या सारा पुलिस महकमा चोर बैठा हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना। 80% इस देश में अभी भी लोग ठीक हैं, जो इसलिए यह देश चल रहा है। सारे चोर हो जाएंगे तो देश चलेगा? तो इस तरह ऐसा महकमा भी नहीं है। महकमा भी अपना काम कर रहा है। पुलिस में कुछ लोग हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। 73 लोग की नौकरी जा चुकी है। लेकिन ये अकेले सरकार का चीज नहीं है। सरकार की मंशा ठीक है, अब सरकार की मंशा को जमीन पे पूरे 100% कभी नहीं उतरेगा। एक और दर्शक अजय आलोक जी जुड़ चुके हैं, नवादा से बारुल दास जी जुड़े हुए हैं। जी बोलिए आप। हाँ सर जी। जी बोलिए। नमस्कार सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर जदयू का जो प्रवक्ता है उनसे, अजय आलोक जी से, कि कौन सी गांव में बिक्री नहीं हो रहा शराब? कौन सी गांव में, कौन ऐसा गांव अछूता है जहां बिक्री नहीं हो रहा है? इनके पंचायत लेवल तक का जो अध्यक्ष है सबको मालूम है। फिलहाल मेरे गांव में एक घटना हुई है जी, ये शराब के चलते ही घटना हुई है। किस तरह की घटना बताएं आप? सर, 2 पक्ष में पूरे मारपीट हुआ शराब पी करके, और उस मैटर को पुलिस दबा दिया गया, कंप्रोमाइज कर लिया गया। दोनों को पुलिस को पता है कि दोनों दारू पी करके किया है, दोनों मैटर को कंप्रोमाइज कर दिया गया। नहीं तो क्या यहां पर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाती, या बड़े अधिकारी भी नहीं सुनते? नहीं सुना जाता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करेंगे कि जब वो अपनी बातों को रखें, अपने सवालों को रखें, तो अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दें, उसकी आवाज को कम कर दें, ताकि उनकी बात सीधे तौर पर हम तक आ सके और सीधे सीधे हमसे बात कर सकें। विवेक विशाल जी, आपके पास भी हम लौटेंगे, चूंकि यहां जागरूकता से ज्यादा कमी जो है वो ये दिख रही है कि शराब की तस्करी कैसे रोकी जाए। शराब की तस्करी हो रही है और हम